नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया का यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, अगस्त क्रांति दिवस पर हम लोग पिछले 4 दिनों से एक श्रृंखला चला रहे हैं। आज उसकी 5वीं कड़ी है। हम ये डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन अपने जिले में प्रमुख घटनाएं क्या रही और कैसे ये घटनाएं आग की लपट की तरह विभिन्न प्रखंडों में फैली। डॉक्टर साहब। धन्यवाद राजेश जी। नारद मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस श्रृंखला के 5वें पड़ाव पर आज हम लोग हैं। आज हम चर्चा करना चाहेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण घटना सिवान के लिए थी, महाराजगंज, जिसने सिवान प्रमंडल ही नहीं पूरे बिहार को आंदोलित कर दिया था, हिला के रख दिया था। इतनी मार्मिक घटना, इतनी पीड़ा कहीं और देखने को नहीं मिली। संवेदनाएं इस तीव्र जागृत हो चुकी थी। फुलेना प्रसाद का नाम सूची में पूरे आदर और सम्मान के साथ अंकित है। उनका परिचय आपको बताएं कि वे मूल रूप से पचलखी के निवासी थे। जिस तरह अन्य युवकों में जोश, उमंग और उत्साह की लहरें उठ रही थी, हिलोरें ले रही थी, इनमें वह वेदना, गुलामी की वेदना, अंग्रेजों के प्रति जो एक नफरत का भाव होता है, यह प्रबल तो थी ही, लेकिन इस आह्वान ने उनको इस कदर उद्वेलित कर दिया था कि 9 तारीख जब ये घोषणा होती है करो और मरो की, तब से लगातार वे बैठकें करते रहे, मीटिंग करते रहे, लोगों को मोटिवेट करते रहे अपने भाषणों से, अपनी लेखनी से। लेखनी के भी वे धनी थे, पढ़े लिखे थे। अब 16 अगस्त को थाने पर कब्जे का ऐलान किया जा चुका था। उस घटना के बारे में जो जानकारी मिलती है दस्तावेजों में, उसके आधार पर उस समय थानेदार रमजान अली नाम का कोई व्यक्ति था। कई ऐसे अधिकारी भी ब्रिटिश हुकूमत में थे जो आंदोलनकारियों के प्रति सहानुभूति रखते थे, लेकिन वह उन लोगों में से नहीं था। 16 अगस्त के पहले लोगों को जोड़ना, लोगों को इकट्ठा करना, पूरी योजना और कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी गांव-गांव देना, ये सब काम पूरा किया जा चुका था। उस दिन सुबह भीड़ जुटने लगी उमाशंकर हाई स्कूल के प्रांगण में। आज उमाशंकर प्रसाद के नाम पर है, जो उस लीडरशिप में, उस दौर में एक अग्रणी लीडर हुआ करते थे। उनको गोली मारने का आदेश भी ब्रिटिश हुकूमत ने दिया था। सभी जुटने लगे थे। उस समय के जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, गिरीश तिवारी, रामानंद यादव, सरीखे लोग, उमादत्त शर्मा, देवशरण सिंह, किशोरी प्रसाद, ये तो एक पूरी टीम थी जो अपने अपने स्तर पर लगे हुए थे। जुलूस बढ़ के चली सबसे पहले थाने पर। थाने पर चलने के बाद वहाँ रमजान अली ने 2 घंटे का समय मांगा कि हम लोग खाली कर देंगे, आपका दखल कब्जा थाने पर हो जाएगा, 2 घंटे का समय दीजिए। भीड़ ने मान लिया, आंदोलन नेताओं ने मान लिया कि 2 घंटे का समय उन्हें दिया जाए। इस बीच वह भीड़ स्टेशन की ओर बढ़ी।
स्टेशन को जलाया। वहाँ खड़ी एक ट्रेन थी, उसके इंजन को तोड़ा। फिर डाकघर की ओर भीड़ बढ़ी, डाकघर को तहस नहस किया, उसके कागजातों को जलाया। फिर वहाँ से डाक बंगला एक था डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का, उसको जलाया। यह सब कुछ होने के बाद 2 घंटे पूरे हो गए। 2 घंटे पूरे होने के बाद फिर थाने में की ओर भीड़ बढ़ रही थी। इस बीच रमजान अली ने धमकी दिलाई, अगर आते हैं तो हम गोली मारेंगे। मीटिंग चल रही थी, इसी बीच ये धमकी की सूचना आती है। भीड़ में एकाएक जज्बात, एक आक्रोश, एक गुस्सा पैदा हुआ। भाषण चल रहा था, कई नेता भाषण दे चुके थे। फुलेना बाबू मंच पर आए और उन्होंने यह संकल्प किया कि आज हम मरेंगे, मिटेंगे, जो होना है होगा, लेकिन थाने पर झंडा लहराएगा। इस धमकी के बाद तिरंगे को उन्होंने थामा, सबसे आगे सीना ताने चल पड़े। उनके पीछे उनकी पत्नी तारा रानी थी। यह आश्चर्यजनक है। वह जज्बा को सलाम कीजिए, नमन कीजिए। फुलेना बाबू, उनकी पत्नी और उनकी पत्नी की माँ राधिका कुंवर भी वो तीसरी व्यक्ति थी। तीनों आगे बढ़ रहे हैं और इनके पीछे हजारों की भीड़ बढ़ रही है। थाने परिसर में पहुंचने के साथ पहले लाठियां चलती हैं। लाठियों से इनके पांव नहीं रुकते, बढ़ते गए, तब गोलियां चलना शुरू हुई। गोलियां चले, वही गिरे। कुल 9 गोलियां चलने, रिकॉर्ड बताते हैं कि कुल 9 गोलियां महाराजगंज थाने में चले। गिरने के बाद उनके सिर को अपने गोद में लिया तारा रानी ने। दौड़ के देवसानंद सिंह जो उनके साथ चल रहे थे, पानी ले आने के लिए दौड़े, पानी लेकर आए, पिला नहीं सके, तब तक उनको भी एक गोली सीने में लगी, ये भी वहीं गिरे। ये जो 9 गोलियां चली थी, इसमें कुल 6 लोग मरे। शुभलाल महतो, बिरगुनाथ ठाकुर, किशोरी प्रसाद स्वर्णकार, चंद्रमा प्रसाद, ये आसपास के वैसे उत्साही युवक थे। फिर क्या था? वह जो उन्माद अब गुस्से और आक्रोश में बदल गया। अगले दिन ये भी जाने कि राधिका कुंवर को भी एक गोली लगी थी उनकी कलाई में। वो पटना भर्ती रही और उसी के साथ उनका निधन भी हो गया। तारा रानी बाद के दिनों तक जीवित रही। उन्होंने लिखा, अपने संस्मरण में लिखा, उस घटना का विस्तृत विवरण दिया। बहुत भावपूर्ण शब्दों में आप सोच सकते हैं कि एक पत्नी की गोद में एक आंदोलनकारी, क्रांतिकारी पति की मौत होती है बेटी सुकुमत की गोली से। वह क्षण कितना मार्मिक रहा होगा, कितना दुखदाई रहा होगा। उसके साथ ही पूरे महाराजगंज में कर्फ्यू लगा दिया गया। अगले दिन टुमाईगढ़, जो वहाँ से करीब घाघरा का किनारा है, उनकी अंत्येष्टि की तैयारी हुई। उनकी अंत्येष्टि के लिए चंदन की लकड़ियाँ मंगाई गई, फूलों से सज गए। अमर रहे की गूंज से आसपास, एक माह से लेकर उस आसपास के कई हजार लोग शव यात्रा में शामिल हुए। आज भी
डुमाईगढ़ के उस जगह को फुलेना घाट के नाम से जाना जाता है। पूरा सन्नाटा मौत का भयावह दृश्य पसरा हुआ था। इसी बीच खबर आई कि महाराजगंज में मिलिट्री आ रही है आंदोलन को दबाने के लिए, रोकने के लिए। यह और भी लोगों को भयाक्रांत करने वाली खबर थी। आंदोलनकारियों ने तय किया कि दरौदा से महाराजगंज आने के लिए जो पुल है उस पुल को तोड़ दिया जाए। एक जत्था वहां गया भी, लेकिन पुल टूट नहीं पाया। इसके बाद जो अत्याचार और जुर्म ढाया अंग्रेजी हुकूमत ने, जो अंतहीन सिलसिला चला, कितने घरों को फूंक डाला गया, कई आंदोलनकारियों की जमीनों को नीलाम कर दिया गया, घर तोड़ डाले गए, आग लगा डाले गए, जिन्हें गिरफ्तार किया गया उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई। ऐसी संख्या महाराजगंज में 100 से ज्यादा है। राम लखन सिंह बाल बंगरा एक ऐसा गांव है जहां से 30 से 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया या वे लोग घर छोड़कर फरार हुए, भागकर निर्वासित जीवन जीना पड़ा। यह क्रम रुका नहीं, चलता रहा, लेकिन आंदोलन की गति भी थमी नहीं, बढ़ती रही। अगले दिन फिर भीड़ जुटती है और थाने को जला डालती, और तब थाने को खाली करके ये सिपाही और ये दस्ते भाग चुके थे। अगले दिन कई 4 दिनों तक वहाँ ब्रिटिश हुकूमत का कोई प्रतिनिधि महाराजगंज में दिखाई तक नहीं दिया। डॉक्टर साहब, ये महाराजगंज जो है, ये सीवान में आंदोलनकारियों का इतना बड़ा केंद्र कैसे बन गया? आखिर महाराजगंज की उस समय जो तत्कालीन परिस्थिति थी उसमें उसकी क्या इस कदर प्रासंगिकता थी कि महाराजगंज में इतना बड़ा कांड हुआ? देखिए, इसकी पृष्ठभूमि बहुत पुरानी है। मैंने पिछली चर्चा की थी कि वहाँ जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू का आगमन भी हुआ था 1930 में। वह एक ऐसा पॉकेट है महाराजगंज जिसमें रामानंद यादव एक तरफ हिकमा के आसपास, दूसरी तरफ रामदेव सिंह, तीसरी तरफ आप देखें गुरिया कुटी में बुजुर्ग नारायण बाबू, बसंतपुर में सभापति सिंह। तो ये लीडरशिप का कमाल था जो उस पॉकेट में उभरा। सबसे महत्वपूर्ण वहां उस समय के नेता हुआ करते थे गिरीश तिवारी, जिनका काफी गहरा असर और प्रभाव था। उस मीटिंग में वे सब लोग मौजूद थे जिस मीटिंग के बाद ये घटना हुई। तो एक जमीन तैयार करने का काम जो जिम्मेदार लीडरशिप का होता है, बखूबी गांव-गांव में पहुंचकर कांग्रेस के नेताओं ने पिछले 1 दशक से किया था, उसी की अभिव्यक्ति थी, उसी का प्रभाव था। कांग्रेस की जड़ें इसी वजह से वहां अत्यंतिक गहरी थी और उसका प्रतिफल था कि वह एक विस्फोटक स्थिति पैदा होती है। ये महाराजगंज की जो घटना है या सुनैना बाबू की जो शहादत है, तो उसके बाद से पूरे जिले में या आप कहें पूरे सारंग प्रमंडल में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक उसी दिन जिस दिन महाराजगंज की ये घटना होती है, गुठनी थाने को जलाने के लिए भी आंदोलनकारी आगे बढ़ते हैं।
16 अगस्त ही वो दिन है जब गुटनी थाने पर वहाँ के आंदोलनकारियों ने हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर धावा बोला। लेकिन वहाँ के परिदृश्य कुछ और थे। आंदोलनकारियों के पहुंचने की सूचना पाकर गुटनी थाने को थानेदार और सिपाहियों ने खाली कर दिया और वे वहां से पलायन कर गए। आंदोलनकारियों ने जला डाला थाने को और वे वहां से पलायन कर गए, तो फिर वहां टकराव नहीं हुआ। बाद में उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई, कई लोगों को यातनाएं दी गई, कई के घरों को, उनकी जायदाद को नीलाम कर दिया गया। एक घटना की चर्चा हम और करना चाहेंगे महाराजगंज के संदर्भ में, खास तौर पर चंद्रदेव बाबू एक क्रांतिकारी हुआ करते थे जिन्होंने डायनामाइट का प्रशिक्षण लिया था, उसे तैयार करने और विस्फोट कराने का। वे गिरफ्तार कर लिए गए और उनको बहुत सारी यातनाएं अंग्रेजों ने दी, क्योंकि वे क्रांति या गर्म दल के नेता के रूप में चिन्हित थे। अंग्रेजों ने उनको सबसे खतरनाक श्रेणी के आंदोलनकारियों में दर्ज कर रखा था। छपरा जेल में वे रहे, यातना से इतने तंग आ गए, इतने आक्रोशित हो गए कि उन्होंने ये तय कर लिया कि छपरा जेल को तोड़कर हम सभी राजबंदियों को बाहर करें। इसका पूरा का पूरा मुकम्मल प्रबंध भी उन लोगों ने कर लिया था। छपरा जेल को डायनामाइट से उसकी दीवारों को ढहाने का, डायनामाइट जेल के अंदर मंगा भी लिया गया। उसके एक तरफ में सुपरिटेंडेंट का कार्यालय था, उस कार्यालय पर उसका प्रयोग भी हुआ। वह धमाका इतना तेज था कि शहर में ये हल्ला हुआ कि जापानियों ने बम डाल दिया। इस कदर वो तेज आवाज थे, लेकिन योजना विफल रही। इसके आगे वो विस्फोट कारगर नहीं हुआ, सुपरिटेंडेंट कार्यालय ही रहा और वो दीवार, जिस दीवार को टूटने से भागने की तैयारी थी, वह नहीं टूटा। 1947-46 में जब अंतरिम सरकार बनती है तब उनकी रिहाई होती है। ऐसी अंतहीन ज्ञानादित्य सिंह एक महत्वपूर्ण नाम है महाराजगंज में, बीका बांध का, जिन्होंने एक अग्रिम नेतृत्व प्रदान किया था उस आंदोलन को। गोली चलने के बाद भूमिगत रहकर एक क्रम, एक सिलसिला, एक नेता जाता है और उसकी जगह लेने के लिए सैकड़ों लोग आतुर रहते हैं। ये था आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष। ठीक वैसा ही अंदर में हुआ इसका इम्पैक्ट। अंदर थाने को जलाना, सबसे पहला आघात आंदोलनकारियों के लक्ष्य पर थाना ही हुआ करता था और वहाँ भी सैकड़ों की भीड़ जुटती है और थाने को जला डालती है। लेकिन वहाँ एक लीडर ये तय करता है, निर्देश देता है कि जो चिट्ठी आई है उसमें कागजों को जलाने से मना किया गया, क्योंकि थाना अब हमारे कब्जे में है, इसलिए यहाँ जो मौजूद चीज़ें हैं वो हमारी हो गई। और चिट्ठी में कांग्रेस की ओर से कहीं जलाने की बात नहीं कही गई है, इसलिए इसे जलाया नहीं जाए, तो उसको जलाने से रोक दिया गया। तो नेताओं में इतनी प्रतिबद्धता थी उन निर्देशों की, कांग्रेस के ऊपर से आए निर्देशों को फॉलो करने के लिए, और उसका कोई उल्लंघन भी नहीं करता था। तो जिले के कोने कोने में ऐसी घटनाएं होती हैं। ये उबाल, ये क्रांति धर्मी प्रकृति जो है उस समय शिखर पर थी। आज भी उन गांवों में, उन क्षेत्रों में लोगों को जानने वाले लोग
अफसोस है कि आज की पीढ़ी अपने ही गांव के उन क्रांतिकारियों के बारे में बहुत कम जान पाती है। हमारे पास कोई तंत्र नहीं है जिस किसी गांव में किसी ने शहादत दी, किसी ने उत्सर्ग किया, त्याग किया, यातनाएं सही, जेल गए, तरह तरह की गंभीर चोटें आई, हाथ पांव टूटे, तो उनकी एक जो कहानी है उसको एक दस्तावेज बनाकर कम से कम गाँव की वह प्रॉपर्टी है, गांव की एक विरासत है, मूल्यवान विरासत है, ज्यादा कुछ ना हो। मैरवा की भी एक बोधा बरई और कोई समथिंग कुर्मी थे, उनकी भी घटना है जिन्होंने पटरी को उखाड़ फेंका था। हाँ, अभी हम चर्चा आज इस पर नहीं करना चाहेंगे। गुरिया कोठी, मैरवा दो महत्वपूर्ण स्थल थे। बसंतपुर, ये 3 प्रखंड हैं। इन 3 प्रखंडों में अलग अलग दस्ते थे, उस पर हम लोग परिचय करेंगे। धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। इसकी अगली कड़ी में यानी कि 14 अगस्त को हम और विस्तार से विभिन्न प्रखंडों के बारे में बात करेंगे और साथ ही आजादी की पूर्व संध्या पर हम लोग इस आजादी को भी लेकर कई तरह की बातें करेंगे। सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी।